बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ये पढ़ेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट और मजेदार टॉपिक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। क्लास ठीक, चल रही है सर अब। क्लास चल रही है अभी? जी सर। अच्छा, 3 बच्चे थे। अच्छा। तो हमने कहा था यार कि 7:40 तक छोड़ देना तुम क्लास। चलो कोई बात नहीं, तुम इधर ध्यान दो। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ये नया टॉपिक है, लेकिन है तो बहुत आसान, लेकिन तुम लोगों ने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा। तो देखो, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट को ऐसे समझो कि हमारे पास फैटी एसिड है। ये देखो, ये फैटी एसिड दिखाई दे रहा है अनुष्का? यस सर। और हम लोग सब जानते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट का मतलब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन। तो फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है, फैटी एसिड का फार्मूला होता है, ये सामने बना हुआ है। ये जो आर ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पर और CH2 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 लगे हुए हैं। ठीक, तो जैसे ये है फंक्शनल ग्रुप। जब हम फैटी एसिड बोलते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये लगा हुआ है। ठीक, इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के पास में जो कार्बन होता है, पहला कार्बन, उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके बाद जो कार्बन होता है उसे बोलते हैं बीटा कार्बन। तो ऑक्सीडेशन इस बीटा कार्बन पर होने जा रहा है, इस बीटा कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। ये अल्फा बीटा तो तुम लोग जानते होगे प्रतिमा। जी सर। यस सर। तो ये जो बीटा कार्बन है, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा। तो फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होगा, तो पहली बात तो ये कि इस ऑक्सीडेशन की आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब कभी हम फैट या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, इसका जो ऑक्सीडेशन होता है, उससे मिलती है हमें एनर्जी। तो ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें इससे एनर्जी प्राप्त होगी, पहली बात। दूसरी बात, मोटे तौर पर ये प्रोसेस कहाँ होगा? फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? साइटोप्लाज्म से होती है। इसका मतलब, अगर कोई आपसे पूछे कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, तो ये थोड़ा सा तो होता है साइटोसॉल में, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। देख चलिए, अब हम लोग देखते हैं, बहुत आसान प्रोसेस है, कोई खास इसमें दम नहीं है। मान लीजिए हम एक फैटी एसिड लेके चल रहे हैं, पामिटिक एसिड, जिसमें 16 कार्बन होते हैं।
16 कार्बन का मतलब हुआ कि हमारे पास हम एक ऐसे एसिड की बात कर रहे हैं जिस एसिड में पहला कार्बन, दूसरा, और ये जो R लगा हुआ है, यहाँ पर आप ऐसे लगाते चले जाएं CH2 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 और उसको नंबरिंग कर दें, थर्ड, फोर्थ, 5, ये 16 तक उसकी नंबरिंग कर दें। तो 16 तक जब आप नंबरिंग कर देंगे, हमने 2 कार्बन यहाँ पर दिखाए हैं, बाकी लगा दिया है R ग्रुप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई गौरव? जी सर। तो अब आप देखिए, फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होगा, उस ऑक्सीडेशन में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले फैटी एसिड को एक्टिवेट करना होगा। ऑक्सीडेशन तब होगा जब फैटी एसिड सबसे पहले एक्टिवेट होगा। और आप सब जानते हैं कि एक्टिवेशन में फैटी एसिड प्लस कोएंजाइम ए, ठीक, और ये एटीपी खर्च होगा। जब कोई चीज एक्टिव होती है तो वो उसमें एटीपी खर्च होते हैं, 2 एटीपी यहाँ खर्च होंगे, और एक एंजाइम यहाँ पर इस्तेमाल होगा, एसाइल कोएंजाइम ए लाइगेज। एसाइल कोएंजाइम ए लाइगेज। तो जब एटीपी खर्च होगी, एसाइल कोएंजाइम ए लाइगेज होगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। यानी जो फैटी एसिड था हमारे पास, उसमें देखो क्या लग गया, सल्फर और कोएंजाइम ए। आप चाहें सल्फर ना भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा, खाली कोएंजाइम ए लिख दें तो भी हो जाएगा काम। यानी कि फैटी एसिड और कोएंजाइम ए मिल करके क्या बना दिया? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। 2 मोनोफास्फेट बन गया, क्योंकि 2 फास्फेट इस्तेमाल हो गए इसमें। तो सबसे पहले फैटी एसिड ऑक्सीडाइज हुआ, और ऑक्सीडाइज हुआ और ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया? फैटी एसाइल कोइन। सबसे पहले फैटी एसिड एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेट होकर के बन गया फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ठीक, ये एक्टिवेशन कहां पर हुआ अनुष्का? सर वो माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म में सर। साइटोप्लाज्म, क्योंकि फैटी एसिड साइटोप्लाज्म में होंगे। ठीक, देखो ये एक लाइन लिखी हुई है, जो लिखा हुआ है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फैटी एसिड्स आर एक्टिवेटेड फॉर ऑक्सीडेशन इन द साइटोसॉल। यानी जो फैटी एसिड होते हैं, उनका एक्टिवेशन जो होता है वो साइटोसॉल में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक, और दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और इनका जो ऑक्सीडेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एक्टिवेट होंगे साइटोसॉल में, और इनका ऑक्सीडेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना है, ये अब कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए दिक्कत ये है कि ये एज सच, जैसा ये बना हुआ है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, ये एज सच माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता। इसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने के लिए, देखिए ये है हमारा फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, ये मेम्ब्रेन है, और यहां पर इसको आना है। ये है वो प्लेस जहां पर इसको आना है। यानी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को यहां से यहां आना है, और यहां से यहां आने के लिए उसको इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है।
ये है वो मेम्ब्रेन जिसको इसे क्रॉस करना है। तो इसमें देखिए दो एंजाइम होते हैं, कैट 1 और कैट 2। एक कंपाउंड होता है कार्निटीन, देखिए आप, कार्निटीन। कार्निटीन और फैटी एसाइल कोएंजाइम ए की रिएक्शन होगी, ठीक। कार्निटीन और फैटी एसाइल कोएंजाइम ए की रिएक्शन होगी और एंजाइम कैट 1, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 1 ये रिएक्शन करेगा साथ में, कोएंजाइम ए अलग हो जाएगा और बन जाएगा फैटी एसाइल कार्निटीन। देखिए, कार्निटीन और फैटी एसाइल कोएंजाइम ए की रिएक्शन हुई, ये एंजाइम इसने कैटालाइज किया और बन गया फैटी एसाइल कार्निटीन। जैसे ही फैटी एसाइल कार्निटीन बनेगा, ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट इसका हो जाएगा। देखिए, ये फैटी एसाइल कार्निटीन यहां आ गया, इसने मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दिया और क्रॉस करके ये मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। अब चाहिए तो हमको फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, तो फिर यहां पर दूसरा एंजाइम आएगा। ये देखो दूसरा एंजाइम आ गया, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 2। वहां पे था कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 1, ये 1 था, ये 2 है। इसने क्या करा, कोएंजाइम ए के साथ मिलके दोबारा फैटी एसाइल कोएंजाइम में बना दिया और कार्निटीन को अलग कर दिया। तो ये जो हमारा कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन होना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, कार्निटीन ने। ये कार्निटीन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हमें फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करना है, फैटी एसिड का अगर ऑक्सीडेशन करना है, तो सबसे पहले फैटी एसिड को एक्टिवेट करके हमें बनाना है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ये रिएक्शन होगी साइटोप्लाज्म में, फैटी एसिड का एक्टिवेशन हो गया और बन गया फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को हमें पहुंचाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसमें हेल्प करेगा कार्निटीन। कार्निटीन की हेल्प से ये फैटी एसाइल कोएंजाइम में पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जिसमें दो एंजाइम हेल्प करेंगे, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 1 और कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 2। अब फैटी एसाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन के लिए तैयार है। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। बताओ गौरव क्या समझ में आया? बताओ, चलो अनुष्का बताओ क्या समझ में आया तुम्हें, बताओ। सर सबसे पहले फैटी एसिड एक्टिवेट होगा, इसमें एसाइल कोएंजाइम लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये एक्टिवेट होगा और फैटी एसिड कोएंजाइम ए बन जाएगा और इसे क्या बन जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाने क्या बन जाएगा? तुमने गलत फैटी एसाइल कोएंजाइम है। एसाइल कोएंजाइम ए, एक फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। फिर इसे सर माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए, इसकी मेम्ब्रेन को पार करने के लिए सर इसे सबसे पहले इसमें सर इसकी रिएक्शन होगी जिससे कार्नाइट प्लस फैटी एसाइल कोएंजाइम की रिएक्शन होगी, जिसमें कार्नाइट एसाइल कार्नाइट ट्रांसफेरेज नहीं है, पढ़ लो पढ़ लो अरे कार्नाइट नहीं है भैया ये। कार्निटीन सॉरी सर, हाँ, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज फर्स्ट एंजाइम इसमें हेल्प करेगा, जिससे फैटी एसाइल कार्निटीन बनेगा और कोएंजाइम अलग हो जाएगा। फिर सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा और फिर
इसको फिर से फैटी एसाइल को एंजाइम ए में बदलने के लिए हमें फैटी एसाइल कार्निटीन को कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड की प्रेजेंस में फिर से ये फैटी एसाइल को एंजाइम में बदल जाएगा और कार्निटीन अलग हो जाएगा। ठीक, चलो तुम बताओ प्रतिमा। सर इसको ऑक्सीडेशन के लिए सबसे पहले सर साइटोप्लाज्म में सर ये फैटी एसिड से फैटी एसाइल को एंजाइम ए में चेंज होगा। उसके बाद सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे नहीं जा सकता, मतलब वॉल माइटोकॉन्ड्रियल वॉल में ऐसे नहीं अंदर जा सकता, तो ये सर फिर फैटी एसाइल को एंजाइम है, फिर ये कार्निटीन के साथ कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 1 एंजाइम के मतलब रिएक्टेंट कराएगा, फिर ये बन जाएगा फैटी एसाइल कार्निटीन और सीओ मतलब का ओके फैटी एसाइल कार्निटीन सर बन जाएगा और इसमें सीओ मतलब एक बचेगा। उसके बाद सर फैटी एसाइल कार्निटीन जब अंदर पहुंच जाता है उसके बाद फिर से ये सेकेंड एंजाइम कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 2 की हेल्प से ये फिर फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो जाएगा और कार्निटीन अलग हो जाएगा। ठीक, देखो ये COA नहीं है, ये कोएंजाइम ए है। ठीक, और अगर आप ये साइकिल नहीं बनाना चाहते हैं, आपको लगता है ये साइकिल बड़ी है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि कार्निटीन की हेल्प से फैटी एसाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को पार करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच जाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई गौरव? यस सर। यस सर। ठीक, अब देखो अंदर अंदर जो चीज आ गई वो क्या आई? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, जिसे हम एसाइल कोएंजाइम ए भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इसमें कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ है, सल्फर हमने फिर कहा आप सल्फर लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ऐसे ही गामा डेल्टा और ये सब कार्बन लगे हुए हैं। कितने कार्बन लगे हुए हैं इसमें? सर 16 कार्बन लगे हैं। ठीक, अब देखो पहला प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन। अब बताओ ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो हमारा है ये इस समय कहां पर है? सर साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, अब देखना ध्यान से, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं प्रतिमा? सर इसमें ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? इसमें उसमें छोड़ो, तुम ये बताओ ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? सर इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। बस और कुछ नहीं होगा? और किसके पास है केमिस्ट्री? क्यों भाई नवनीत, किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन? सर ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन रिमूव होगा है? चलो ठीक, तुमने सही बताया। अब देखो यहां पर CH2 है और CH2 है। ठीक, दो दो हाइड्रोजन है। अब देखो यहां पर एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और एक यहां से, दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे। जब दो हाइड्रोजन निकलेंगे तो देखो ये जो CH2 था वो CH हो गया, ये भी जो CH2 था वो CH हो गया, और जब एक एक हाइड्रोजन कम हो गया तो जाहिर सी बात है उनकी वैलेंसी कम हो गई, तो उन दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। ये बात समझ में आ गई या नहीं? क्यों भाई प्रतिमा? जी सर। यस सर। हाइड्रोजन एक 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 हाइड्रोजन यहां से कम हुआ, एक हाइड्रोजन यहां से कम हुआ, और जो दो हाइड्रोजन निकले उसको किसने एक्सेप्ट किया? FAD ने, और FAD ने दोनों हाइड्रोजन लेके क्या बना दिया? FADH2। तो दो हाइड्रोजन निकले
जब एक एक हाइड्रोजन कम हो गया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया और FAD चेंज हो गया FADH2 में। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। और जो कंपाउंड बना अब डबल बॉन्ड बनने के बाद, वो बना एनॉयल कोएंजाइम ए या ट्रांस इनॉयल कोएंजाइम ए। ये बन गया ट्रांस इनॉयल कोएंजाइम ए। तो 2 हाइड्रोजन निकल गए और एक FAD चेंज हो गया FADH2 में, यानी जो माइटोकांड्रिया के अंदर पहला स्टेप हुआ उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से जो हमारा एसाइल कोएंजाइम ए था वो चेंज हो गया ट्रांस एनॉयल कोएंजाइम ए में। ठीक। अब हाइड्रोलाइसिस होगी, दूसरा प्रोसेस हाइड्रेशन होगा, यानी वाटर ऐड होगा। जब वाटर ऐड होगा तो आप जानते हैं कि वाटर में एक तो OH होता है, एक H होता है, H2O होता है ना वाटर का फार्मूला। तो इस कंपाउंड में एनॉयल कोएंजाइम ए में आप क्या करोगे, ये जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हट गया, यहाँ पर एक लग गया OH और एक H ऐड हो गया, यहाँ ये हो गया CH2। जो CH थे, क्या था यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH। तो ये CH में एक ऐड हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये तो CH2 बन गया और CH के ऊपर क्या लग गया, ये लग गया OH। तो वाटर ऐड हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। वाटर ऐड हो गया, ये बन गया हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। क्लियर प्रतिमा? इसमें कोई दिक्कत नहीं? यस सर। क्यों भाई अनुष्का, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो इसमें हाइड्रोजन निकला था तो एंजाइम हो गया डिहाइड्रोजनेज। इसमें वाटर ऐड हुआ है तो हो गया हाइड्रेटेज। हाइड्रेशन हुआ है, वाटर ऐड हुआ है तो हाइड्रेटेज। फिर दोबारा होगा ऑक्सीडेशन, तीसरा प्रोसेस। ऑक्सीडेशन में फिर हाइड्रोजन निकलता है, ये आप लोगों को मालूम है। ठीक। तो हाइड्रोजन निकलेगा, देखो एक हाइड्रोजन तो यहां से निकलेगा, ठीक, और एक हाइड्रोजन नीचे से निकलेगा। 2 हाइड्रोजन निकल गए तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O बन गया। ठीक, 2 हाइड्रोजन निकल गए। अब की जो हाइड्रोजन निकले, इस बार जो 2 हाइड्रोजन निकले वो किसने लिए, NAD ने लिए। और आप जानते हो कि NAD प्लस हाइड्रोजन लेकर के NADH प्लस H प्लस बना देता है। आप खाली NADH भी लिख सकते हैं। ठीक, ये बन गया कीटो एसाइल कोएंजाइम ए, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। यानी कि पहले, सबसे पहले क्या बना था, एनॉयल कोएंजाइम ए, उसके बाद हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए, फिर ऑक्सीडेशन के बाद कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बन गए। इसके बाद लास्ट में अब ये चौथे नंबर पे हुआ क्लीवेज। क्लीवेज, जिसको हम थायोलाइसिस भी बोलते हैं, इसको हम क्लीवेज भी बोल सकते हैं, टूटेगा। और क्लीवेज में क्या हुआ, आप देखें कि क्लीवेज में इस कंपाउंड से, ये जो कीटो एसाइल कोएंजाइम है, इससे एक तो बन गया एसाइल कोएंजाइम ए और 2 कार्बन, ये देखें एसिटाइल कोएंजाइम ए अलग हो गया, 2 कार्बन कंपाउंड अलग हो गया, ये 2 कार्बन अलग हो गए। यानी कि
CH3 C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम A, ये वाला जो कंपाउंड है ये अलग हो गया। और इसमें कितने कार्बन हैं? इसमें 2 कार्बन हैं। और जो हमारा फैटी एसाइल एस कोएंजाइम A था, ये वाला, इसमें R जो हमने बाद में जोड़ रखा था, वो C डबल बॉन्ड O से सीधे R जुड़ गया। कुल मिला के क्या हुआ? कुल मिला के सिर्फ इतना हुआ कि जो हमारा फैटी एसाइल कोएंजाइम A था, ये इसमें से 2 कार्बन कंपाउंड अलग हो गया। यानी यहां पर हमारे पास 16 कार्बन का पामिटॉइल कोएंजाइम A था। और अब जब 2 कार्बन कंपाउंड अलग हो गए तो ये जो बचा है हमारे पास, इसमें कितने कार्बन है? 14 कार्बन। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? अनुष्का सिंह। आ गई सर, थोड़ी थोड़ी। क्या क्या समझ में आया? सर माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगी, और फिर ऑक्सीडेशन होगा, और फिर उसके बाद सर फिर इसका क्लीवेज हो जाएगा। इसके बाद हमें जो ठीक। पॉमेटिक एसिड मिलेगा उसमें पहले 16 कार्बन थे और अब इसमें 14 कार्बन बचे हैं, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम इसमें अलग हो गया जिसमें 2 कार्बन है। हाँ, अब देखो इस बात को हम तुम्हें शॉर्ट में फिर से समझाते हैं, तो हो सकता है तुम्हें और ज्यादा समझ में आए। देखो, आपके पास फैटी एसिड था। फैटी एसिड को एटीपी मिला, ये बन गया फैटी एसाइल कोएंजाइम A। ये प्रोसेस कहाँ हुआ प्रतिमा? तो साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में सर। साइटोप्लाज्म। ठीक। साइटोप्लाज्म से इसकी रिएक्शन हुई कार्निटीन के साथ, और कार्निटीन के साथ में रिएक्शन हुई और ये फैटी एसाइल कोएंजाइम A कहाँ आ गया? अब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। फैटी एसाइल कोएंजाइम A जब माइटोकॉन्ड्रिया में आया तो सबसे पहले क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन के बाद उसके बाद अनुष्का नंबर 2 पे क्या हुआ? हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस या हाइड्रेशन हुआ, वाटर ऐड हुआ। ठीक। उसके बाद नंबर 3 पे क्या हुआ? फिर ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन। और नंबर 4 पे क्या हुआ? क्लीवेज हुई या थायोलाइसिस हुई। जब क्लीवेज या थायोलाइसिस हुई, हम कौन सा फैटी एसिड लेके चले हैं? हम वो फैटी एसिड लेके चले हैं जिसमें 16 कार्बन है। और जब क्लीवेज हुई लास्ट में, तो हमारे पास 2 कंपाउंड बचे, 2 कंपाउंड बचे। और उन 2 कंपाउंड, जो 2 कंपाउंड बचे हमारे पास, उसमें एक था एसाइल कोएंजाइम A और एक बन गया एसिटाइल कोएंजाइम A। ये जो 2 कार्बन कंपाउंड था, 2 कार्बन वाला, ये अलग हो गया। जब हम 16 कार्बन का कंपाउंड लेके चले थे और 2 कार्बन कंपाउंड हमारा अलग हो गए, तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A हमारे पास बचा, इसमें कितने कार्बन रह गए? 14। 14। 14 कार्बन रह गए। अब देखो, एसाइल कोएंजाइम A, अब इसमें कितने कार्बन है अनुष्का? सब 14। 14 कार्बन। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा? ऑक्सीडेशन। फिर क्या होगा? हाइड्रेशन। फिर क्या होगा?
ऑक्सीडेशन, और फिर क्लीवेज थायोलाइसिस, या थायलाइसिस। थायोलाइसिस, तो इसका मतलब दो कार्बन फिर अलग होंगे, एक एसिटाइल कोएंजाइम में दोबारा बनेगा तो फिर ये 14 कार्बन की जगह अब यहाँ कितना रह जाएगा? 12 कार्बन। 12, 12 कार्बन। ठीक, अब ये 12 कार्बन वाला एसाइल कोएंजाइम ए, फिर इसमें क्या होगा? नंबर 1 पे ऑक्सीडेशन, नंबर 2, हाइड्रेशन, नंबर 3, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, नंबर 4, थर्मोलाइसिस, क्लीवेज, क्लीवेज। और फिर दो कार्बन अलग हो जाएंगे। दो कार्बन अलग होने का मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए अलग हो जाएगा, और यहाँ 12 कार्बन की जगह कितने बचेंगे अब? 10, 10। और फिर तो ये प्रोसेस कितनी बार होगा? अगर 16 कार्बन है आपके पास, अगर आपके पास 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है, तो ये प्रोसेस कितनी बार होगा कि सारे 15 बार, कार्बन अलग हो जाएं? 8 बार। 8 बार नहीं होगा, 7 बार होगा। अगर आपके पास 10 मीटर लंबी रस्सी है और आप रोज 1 मीटर काट लेते हैं, तो सारी रस्सी कितने दिन में कट जाएगी? सर 9 दिन में। तो फिर 16 कार्बन है, 7 बार में जब 14वां अलग होगा तो फिर 2 ही तो बचेंगे। जी सर। उसे थोड़ी फिर तोड़ना है, तो लास्ट में तो 2 हिस्से हो जाएंगे ना। तो 7 बार ये काम करना पड़ेगा, और जब 7 बार आपको ये काम करना पड़ेगा तो एसिटाइल को एंजाइम ए, ये जो 2 कार्बन कंपाउंड हर बार अलग हो रहा है, कितने एसिटाइल को एंजाइम ए बनेंगे? 8 बनेंगे या नहीं बनेंगे? हर बार में एक बनेगा, हर बार में एक बनेगा, हर बार में एक एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा, दूसरी बार में फिर एक एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा, कुल 8 एसिटाइल को एंजाइम ए बनेंगे। और 7 बार एफएडी चेंज होगा एफएडीएस2 में, और एनएडी चेंज होगा एनएडीएस2 में। होगा कि नहीं होगा? हर बार एक एफएडी एफएडीएस2 में चेंज होगा, हर बार एक एनएडी एनएडीएस2 में चेंज होगा। बात समझ में आई कि नहीं? बताओ प्रतिमा। यस सर, आ रही है। बात समझ में आ गई? हमारे पास एक फैटी एसिड था, उसमें ये जो आर लगाया हुआ है हमने, ये दरअसल 16 कार्बन का भी हो सकता है, 20 कार्बन का भी हो सकता है। 2 तो ये लगे हुए हैं, 1 2, आगे 3 4 5 6 7 8, 14 कार्बन का भी होता है फैटी एसिड। हमारे पास 16 कार्बन का भी होता है, 18 कार्बन का भी होता है, 17 कार्बन का भी होता है। उसका हमने बनाया फैटी एसाइल कोएंजाइम है, एक्टिवेट करा दिया उसे एटीपी की मदद से। एक्टिवेट कराने के बाद हम आ गए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसे लेकर के कार्निटीन की हेल्प से, कार्निटील की हेल्प से हमने इसको अंदर ला दिया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। फैटी एसाइल कोएंजाइम में अंदर आ गया। अंदर आने के बाद हमने इसका सबसे पहले कराया ऑक्सीडेशन, सबसे पहले हमने इसका कराया ऑक्सीडेशन। एक नंबर 1 ऑक्सीडेशन, नंबर 2 हाइड्रोलाइसिस, नंबर 3 ऑक्सीडेशन, नंबर 4 थायोलाइसिस। और इसको कराने के बाद हमारे पास लास्ट में क्या बचा? हमें लास्ट में मिला 2 कार्बन। पहले तो हमें मिल गया 2 कार्बन कंपाउंड मिला, जिसे हमने नाम दिया एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये अलग हो गया। और 2 कार्बन छोटी चेन एसाइल कोएंजाइम ए की मिल गई। तो एक बार में 2 कार्बन अलग हुआ, तो ये तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। ठीक, और 2 कार्बन छोटी हमारी चेन ये रह गई,
एसाइल कोएंजाइम ए, ये हमें प्राप्त हो गई। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े। Yes, sir. आ गई। अब सवाल ये है कि अगर आपने कभी एसिटाइल कोएंजाइम ए का नाम सुना हो तो आपको मालूम है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में जाता है, जहां पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलकर के फिर पूरा आगे प्रोसेस चलाते हैं और एक क्रेब्स साइकिल में 10 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 10। और आपको मालूम है कि एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनेंगे? 8। तो कितने एटीपी बन गए? 80। 80। एटीपी। ठीक, चलिए। अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि जब एक एफएडी एफएडीएस2 में चेंज होता है तो कितने एटीपी बनते हैं? 2। और यहाँ 7 एफएडी 7 एफएडीएस2 में चेंज होंगे तो कुल कितने एटीपी बनेंगे? 14। 14। 14। ठीक, चलिए। 80 और 14 कितने हो गए? 94। 94। 94। 7 एनएडी 7 एनएडीएच में चेंज होंगे और आप जानते हैं कि जब एक एनएडी एक एनएडीएच में चेंज होता है तो कितने एटीपी बनते हैं? 3 एटीपी। 3। तो 7 किया 21 21 94 और 21 कितने हो गए? 125। क्या जोड़ दो? 94 और 13 94 और 21 कितने हो गए? 94 और 115 हो गए मेरे ख्याल। 115 हो गए। हाँ, 115। 115 और 115 में से 2 एटीपी यहाँ पर खर्च हो गए। 115 में से 2 कम कर दो। एक्टिवेशन में खर्च हुए थे ना। 113। जब हमने फैटी एसिड को एक्टिवेट किया था तो वहां पर 2 एटीपी खर्च हुए थे ना हमारे। हुए थे कि नहीं अनुष्का? यस सर, हुए थे। तो एक बार एक 16 कार्बन का पामेटिक एसिड 16 कार्बन का पामेटिक एसिड अगर पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होता है तो कितने एटीपी का कुल फायदा हुआ? 113। 113 एटीपी का। ठीक, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब बदल गया है। जो नया कॉन्सेप्ट आया है उसमें देखो, 8 गुणा 10 80 एटीपी तो ये बन गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एफएडी से एफएडीएस2 जो बन रहा है ये हो गया है 7 इंटू 1.5 10.5। एनएडीएच में 3 की जगह 2.5 बनने लगा है तो ये हो गया 17.5। तो कुल कितने बने? 108। 2 खर्च हो गए, ये हो गया 106 एटीपी। तो अगर नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरा फायदा जो हुआ 106 एटीपी का फायदा इनको हो गया। 106 एटीपी का फिलहाल इनको फायदा ये हो गया। ये जो एटीपी का फायदा हुआ है इसमें एक 1.5 एटीपी और 2.5 एटीपी का ये नया कॉन्सेप्ट है। पहले 2 एटीपी थे
और 3 एटीपी थे। FAD से FADH2 में 2 एटीपी और NAD से NADH2 में 3 एटीपी। अब 1.5 और 2.5 एटीपी हो गया। ठीक, ठीक है, चलिए इसको समझिए और इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा। ठीक है जी